चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है केमिकल इक्वेशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और फिर उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे केमिकल रिएक्शंस के, कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उनको पता कैसे चलता है। तो पहले इस वीडियो में पहले शुरुआत में मैं उनके एक एक एग्जांपल दूंगा, और फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हमको पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम केमिकल रिएक्शन के साथ ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें कुछ ऑब्जर्व होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी, तो उनको एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो पहला था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड था फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद था हमारा चेंज इन स्मेल, और एक और हम इसमें लिख सकते हैं चेंज इन कलर। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर इनमें से कुछ होता है तो हमको पता चल जाता है कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर इनमें से कुछ ऑब्जर्व होता है तब तो अब इनका एक जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी एक एग्जांपल की जिसमें ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा हो, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है हीट जनरेट होना। वहां पे उस रिएक्शन में हीट या तो जनरेट हो, हीट अपने आप जनरेट हो, या उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ हीट प्रोवाइड करानी पड़े, अपनी तरफ से हमें कुछ हीट प्रोवाइड करानी पड़े तब जाके वो रिएक्शन हो, या फिर रिएक्शन अपने आप हो जाए, रिएक्शन में से कुछ हीट जनरेट हो, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोल जो होता है, कोल को जब हम बर्न करते हैं, कोल को जब हम बर्न करते हैं तब उसमें से हीट जनरेट होती है, ठीक है। कोल को हम बर्न करते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है। तो यानी वहां पे हम देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, कोल को हमने बर्न किया तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो कोल एक्चुअल में होता क्या है, कोल जो होता है वो हमारा कार्बन होता है, बेसिकली वो होता तो हमारा कार्बन है। अब कार्बन को हम बर्न करना है, यानी 8th क्लास में आपने पढ़ा है कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन। कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसका कंबशन कर रहे हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। तो यानी ये रिएक्शन होती है जब हम कोल को बर्न करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो प्रोडक्ट बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो प्रोडक्ट हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्शन हुई यहाँ पे, लेकिन अब रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इस कार्बन में यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है, ये साइड हमारी क्या है, रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं या फिर और नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यानी ये केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन ये बॉन्ड क्रिएट हुआ कि नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम इस कार्बन के एटम को तो हम नहीं देख सकते, एटम बहुत छोटा होता है, एटम हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, साथ में प्रोड्यूस होती है यहाँ पे हीट, यहाँ पे साथ में जनरेट होती है हीट,
उस हीट से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे, वो हीट हमको बताएगी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारी इसके एग्जांपल्स हैं। जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शंस होंगी उन सब में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है, कंबशन रिएक्शंस में। अगले एग्जांपल पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए एक आपकी एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शायद एक्टिविटी 1.2 दी हुई है एनसीईआरटी में, हाँ एक्टिविटी 1.2 है, उसमें हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो फिर क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट में, क्या बनेगा हमारा, इसको लिख लेते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब मैंने इनके सिंबल्स क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा वो टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, अभी हमारा केमिकल इक्वेशन हमने अभी शुरू नहीं किया है, तो अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या बन के आएंगे, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो होगा ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इससे भी सिंपल एग्जांपल क्या है, लाइम वाटर हमारा एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में काफी, जो कि काफी फेमस कंपाउंड है हमारा, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा बनता है लाइम वाटर, उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तब एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये रिएक्शन होती है तब एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वो प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम लिखते हैं पीपीटी और उसके आगे लगा देते हैं एक डॉट। तो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि वहां पे जो सॉल्यूशन बना होगा। अब एक और बात, रिएक्शंस जो होती हैं वो मेनली जो हमारी होती हैं, जो भी अभी इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं इनको आप पता होगा सॉल्ट बोलते हैं इनको, ये हमारे सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट की जब भी हमें रिएक्शन करवानी होगी तब हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा एक, मतलब इसको हमें, अगर इसकी हमें रिएक्शन करवानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इनकी रिएक्शन अगर हमें करवानी है, मतलब इनसे कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह करानी है तो इनका हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज होगी जो कि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगी, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगी तो वो हमको अलग से दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का इस रिएक्शन में। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब बात करें अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस की, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम कोई सा भी मेटल लें, कोई सा भी मेटल, ठीक है, कोई सा भी मेटल, मतलब
सारे मेटल भी नहीं है एक्चुअल में, कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अभी आप आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे उन सब के बारे में। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक मेटल लेता हूं जिंक। जिंक मैंने एक मेटल लिया Zn, ठीक है। जिंक की रिएक्शन जब मैं किसी एसिड से कराऊंगा, कोई एसिड, जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं जिंक की, मान लेते हैं मैंने रिएक्शन करवाई जिंक, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई तब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक क्लोराइड हमारा इसमें कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक मेटल की जब हम रिएक्शन एसिड से करवाते हैं, मेटल की रिएक्शन जब एसिड से हम करवाते हैं तब उसमें मेटल का जो भी सॉल्ट, ये एक सॉल्ट बना होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है वो भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वो आप। तो यहाँ पे जब भी हमने मेटल की रिएक्शन एक एसिड से करवाई तब यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा कुछ भी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके अभी बार बार रिपीट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये एग्जांपल रिपीट नहीं होंगे। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। चेंज इन स्मेल का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, ये एग्जांपल आपको पढ़ने को मिलेगा आपके 4th चैप्टर केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कंपाउंड होते हैं कार्बन के, कार्बोक्सिलिक एसिड उनको बोला जाता है। कार्बन का ये कंपाउंड होता है हमारा एल्कोहल, कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है। इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्शन करवाते टाइम हमें इनमें थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता है। इनकी हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। अब ये जो होगा ये किसी से रिएक्ट तो नहीं करेगा, इनमें से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये ना ये प्रोडक्ट साइड में हमको दिखेगा, लेकिन इसके बिना ये रिएक्शन होगी नहीं, इसके बिना ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इस पे भी डिस्कस करते हैं, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम बोलते हैं एस्टर प्लस वाटर बनता है। तो ये एस्टर जो होता है इसकी स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स जैसी स्मेल होती है, इसका हम यूज करते हैं ये रिएक्शन परफ्यूम्स वगैरह बनाने में। एस्टर जो होता है इसकी फ्रूट टाइप की फ्रूटी स्मेल होती है। हाँ, तो ये रिएक्शन है, इसमें चेंज इन स्मेल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हीट भी करना पड़ता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे बात करते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये तो इसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन स्मेल का एग्जांपल हो गया, ठीक है, चेंज इन स्मेल का। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्यों डाला गया, ये इनमें से किसी से रिएक्ट भी नहीं कर रहा और ये प्रोडक्ट साइड में हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इसका रोल क्या है यहाँ पे, इसका रोल क्या है, जैसे कि अगर मैं इनके केमिकल फॉर्मूले लिखूं, इनके केमिकल फॉर्मूले लिखूं, तो इनके केमिकल फॉर्मूले लिखता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3 COOH टाइप का होता है, ये एल्कोहल होता है H5OH एरो। एस्टर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CH3 COO C2H5 बनेगा इस केस में प्लस H2O, और यहां पे हम लगाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये यहाँ पे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे इसका रोल क्या है, ये ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में जो एटम यहाँ है वो एटम यहाँ है, ठीक है, लेकिन इस साइड के एटम जो हैं वो हमको यहां पे मिल गए, ठीक है। यहां पे कितने कार्बन है, 1 2
2 और 2 4, तो इधर कितने हुए 2 और 2 4, 4 कार्बन हमारे इधर हैं, ठीक है। मतलब सब जितने एटम इधर हैं उतने ही एटम्स आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो इसका रोल क्या है यहाँ पे, तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि ना तो रिएक्शन में उसका रोल क्या होगा, ना तो वो रिएक्ट करेगा और ना वो प्रोडक्ट साइड में दिखेगा। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बिना रिएक्शन होगी नहीं, उसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसा कैसा कंपाउंड हो सकता है कि जिसके बिना रिएक्शन ही ना हो, और ना तो रिएक्टेंट में दिख रहा ना वो प्रोडक्ट में दिख रहा। तो रिएक्शन, अब इसका जो रोल होता है, इसका रोल होता है उस रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो उसमें इसका रोल होता है कि एटम्स को किस तरीके से रीअरेंज कराना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा बॉन्ड नया क्रिएट होना है, उसको डिसाइड करता है ये हमारा कैटलिस्ट। तो यानी इसका वैसे तो कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बिना रिएक्शन होगी नहीं, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें कि कैटलिस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब अगर हमने कैटलिस्ट ए डाला तो कुछ और बनेगा, बी डाला तो कुछ और बनेगा। क्यों, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा। ए डाला तो उसने कुछ और बॉन्ड ब्रेक किए, कुछ और कुछ दूसरे बॉन्ड क्रिएट कर दिए। बी डाला वो कुछ और बॉन्ड, अलग बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो यानी कैटलिस्ट जो होता है कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट को भी डिसाइड करता है, ठीक है। इसका वैसे कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन इसके बिना रिएक्शन हो नहीं सकती। तो ये हमने डिस्कस किया कैटलिस्ट क्या होता है। कई जगह कैटलिस्ट क्या करता है, एक रिएक्शन है जो कि बहुत स्लो हो रही है, रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, तो कैटलिस्ट क्या करता है उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। एक रिएक्शन है जिसको बहुत टाइम लग रहा है होने में, हमने उसमें कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, उसकी स्पीड बढ़ गई रिएक्शन की। अच्छा, अब क्या बचा हमारा, चेंज इन स्मेल हो गया। चेंज इन कलर का आप कोई सा भी एग्जांपल देख सकते हैं। चेंज इन कलर जैसे कि आपकी एक्टिविटी 1.2 जो थी, एक्टिविटी 1.2 जिसमें मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया था पोटेशियम आयोडाइड से, फिर रिएक्शन होने के बाद क्या बना था, लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो कलर का होता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो वहां पे चेंज इन कलर भी हो गया, कलर चेंज हो गया, तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए कुछ। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, नया टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस जैसे कि केमिकल रिएक्शन में मैंने देखा था, केमिकल रिएक्शन में मुझे उस कंपाउंड का पूरा पूरा नाम लिखना पड़ रहा है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका एक वीडियो डाल रखा है उस एक्सपेरिमेंट का, मतलब मैग्नीशियम रिबन बर्न करने में वो पूरी एक्टिविटी की मैग्नीशियम रिबन होता किस टाइप का, किस तरीके से बर्न होता है, उसको मैंने एक्सपेरिमेंट को मैंने डाला हुआ है। तो वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसको, वो आप चैनल पे देख सकते हैं, चैनल पे आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। उस रिएक्शन में होता क्या है, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है वो वहां पे। तो ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये है हमारी केमिकल रिएक्शन, ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन में अगर मैं इनके सिंबल यूज कर दूं, जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे, इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का Mg होता है, इनके जब मैं सिंबल्स यूज कर दूंगा तो वो जो बन के आएगी वो हमारी बन के आएगी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहां पे मैं इनके सिंबल यूज कर दूं तो इसका हो गया Mg प्लस O2, इसके बाद प्रोडक्ट बनता है MgO2, MgO,
MgO। एक्चुअल में यहां पे ये होगा 2 और 2। अब ये मैंने 2 क्यों लगाया ये आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी के लिए आप समझ लीजिए ये रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, Mg+O। अब इसको हटा देते हैं, काम करते हैं। Mg+O से प्रोडक्ट बना हमारा MgO, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन से हमारा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये जो है ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज symbolic representation of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को जब मैंने सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया तो वो हमारी बन गई केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकती है, उसको जब हम सिंबल्स यूज कर देंगे वहां पे तो वो हमारी बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। वहां पे केमिकल रिएक्शन में हम सिंबल्स, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, इसमें जब मैंने सिंबल्स यूज कर दिए तो वो हमारी बन गई केमिकल इक्वेशन। तो अब इस चैप्टर में, अब इससे आगे हम केमिकल रिएक्शन जो होगी उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिख रहे होंगे, केमिकल इक्वेशंस ही लिख रहे होंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अच्छा, और क्या होता है, और क्या करते हैं हम केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में जैसे कि अगर कोई कैटलिस्ट है, अगर कोई कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट को भी हमें लिखना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। मतलब अगर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट होता तो उसको हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट को गायब कर दिया, उसको भी हम लिखते। मतलब केमिकल इक्वेशन में ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ भी है और यहाँ पे हमने नहीं लिखा। मतलब अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा भाई, इसी का तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने बस किया क्या, जो हम पूरे पूरे नाम लिख रहे थे उसकी जगह हमने इनके सिंबल यूज कर दिए। कंपाउंड तो हम गायब नहीं कर सकते ना, कि कोई कंपाउंड हमने गायब कर दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। और ना ही कोई चीज गायब कर सकते। जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं उनमें हमको हीट की जनरेट, चलो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसमें हमको सनलाइट की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। सनलाइट और क्लोरोफिल क्या होते हैं, वहां पे कैटलिस्ट होते हैं, उनको हमें एरो के ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है, एरो पे लिखा जाता है उनको, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल को। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसकी, तो तब भी हमको सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा, उसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, और हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स के साथ साथ इनकी स्टेट भी लिख देते हैं कि किस स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर इनका सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो एक्टिविटी देखी हुई है तो आपको पता होगा कि उसमें मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं जो कि सॉलिड होता है, तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं उसको, ठीक है। इनकी जो स्टेट होती है उसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जैसे कि ये सॉलिड था, ऑक्सीजन तो हमारी गैस होती है तो यहाँ पे जी लिख दिया। MgO जो बना ये हमारा व्हाइट कलर का पाउडर जैसा बना था, तो ये सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हम इस तरीके से। उनके साथ उनकी स्टेट भी लिख दी हमने कि किस स्टेट में थे वो जब वो रिएक्ट कर रहे थे और प्रोडक्ट किस स्टेट में हमको मिला, ठीक है। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। HCl जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको भी इरेज कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड
प्लस वाटर। ये रिएक्शन हुई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है। अब लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। अब एरो लगाया, इसका प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा NaCl प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसे कि HCl जो हमारा होता है, जो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं, वो हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं AQ, सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं AQ। ठीक है, और NaOH जो था इसका भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका, किसके लिए भी AQ। ठीक है, AQ। NaCl जो हमको मिलता है यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद, वो हमको NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्यों मिलेगा NaCl का, क्योंकि आप देख रहे हैं रिएक्शन में वाटर भी क्रिएट हो रहा है। तो जो NaCl बना है, NaCl हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, सॉल्ट हम यूज करते हैं, वो NaCl होता है। वो वाटर में, आपको पता होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस रिएक्शन में वाटर क्रिएट हुआ, तो ये जो NaCl बना है ये इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे AQ NaCl AQ प्लस H2O। ये तो हमारा लिक्विड होगा, H2O तो हमारा लिक्विड है। तो ये AQ का मतलब क्या है, एक्वस। AQ का मतलब क्या है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उसको वाटर में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। कुल मिला के अगर बात करो, अगर मैं वाटर में कोई भी चीज डिसॉल्व करा देता हूं, वाटर में कोई भी चीज डिसॉल्व करा देता हूं, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, और इसको हमने और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया, उनकी स्टेट भी लिख दी कि किस स्टेट में हमको वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक्टिविटी 1.3, जिसमें कि हमने क्या किया था, जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया था, तो हमारा क्या बना था, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बना था, प्लस क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, तो वो तो केमिकल इक्वेशन थी, ये मैंने केमिकल, सॉरी, वो केमिकल रिएक्शन थी, ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब यहां पे हम जो जिंक यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सॉलिड, जिंक हम लेंगे सॉलिड। HCl का हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन, इसका हम लेंगे सॉल्यूशन, ये सॉलिड ये सॉल्यूशन। और ये जो बनेगा हमारा, ये जो बनेगा, ये हमारा बनेगा यहां पे, इसका हमारा बनेगा यहां पे सॉल्यूशन। इसका हमारा बनेगा यहां पे सॉल्यूशन, और H2 जो है ये गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इनकी स्टेट भी लिख दी और इनको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। सॉलिड ये एक्वस में लेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन, प्रोडक्ट में इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और ये जो है ये गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। तो इसको मैंने और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। मैं एक बार लिख देता हूं कि ये सिंबल्स क्या क्या हैं। ब्रैकेट में जब हम S लिखेंगे उसका मतलब क्या है, सॉलिड। G का मतलब है हमारा गैस, L का मतलब है हमारा लिक्विड, और AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। AQ का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन शायद दिख नहीं रहा है कैमरे में, इसको मैं यहां लिख देता हूं, AQ एक्वस
सॉल्यूशन। तो ये इनके सिंबल्स हैं, S हमारा सॉलिड, G हमारा गैस, L हमारा लिक्विड, AQ हमारा एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जब हम केमिकल रिएक्शन को समराइज कर देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो बनती है हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी कंपाउंड हम गायब कर दें, मतलब केमिकल रिएक्शन में तो हो, इक्वेशन में ना हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। कैटलिस्ट हमको सारे मेंशन करने पड़ेंगे अगर कोई यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। और हम केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं, उसमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेट भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये किस स्टेट में हमने यूज किए हैं। जैसे कि ये सॉलिड लिया, ये एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका हमको एक्वस सॉल्यूशन मिला हमको प्रोडक्ट साइड में, और ये गैस रिलीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। अगर हमको रिएक्शन करवाना, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हमको करवाने के लिए उनको हीट देनी पड़ती है, मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जाके होती हैं वो रिएक्शन, उनको पहले हमको हीट करना पड़ता है जिससे कि वो फिक्स्ड टेम्परेचर तक पहुंचे और तब जाके वो रिएक्शन होती है। तो उस केस में हम यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे कि वो टेम्परेचर कितना लेना है हमको, ठीक है। यहाँ पे हमको टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें भी आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स में हम बात करेंगे। अब हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन यूज नहीं करेंगे, पूरी केमिकल इक्वेशन लिखा करेंगे हम, और साथ में आपको ये सब चीजें आ जानी चाहिए कि किस तरीके से हम इनकी स्टेट्स लिखते हैं और किस तरीके से हमको पता चल, मतलब यहाँ पे किस तरीके से हम और भी चीजें लिखते हैं। कैटलिस्ट हुआ, टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ, सनलाइट चाहिए या कोई और सब्सटेंस है, कोई और कंपाउंड है, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये केमिकल इक्वेशन का बेसिक्स है, केमिकल इक्वेशन। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग क्या होती है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, वो कंप्लीट लेक्चर होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस हमको क्यों करनी पड़ती है बैलेंस, ठीक है। अगर बैलेंस ना करें तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बैलेंस करने के तरीके क्या है, तो वो पूरा डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सेफ रहें, अपने घर में ही रहें, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें और पढ़ाई करते रहें।